ठीक है, तो 10 दिसंबर 1992 1992 को क्या चेंज किया गया कि एक पर्सन अगर 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा होता है देश के बाहर, तो उसे बाय डिसेंट इंडिया का नागरिक माना जाएगा इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो यानी 10 दिसंबर 1992 को किसी के दिमाग में आया कि यार ये किसी के दिमाग में क्या आया, लोकसभा ने कानून पारित किया, सरकार ने नोटिफाई किया, उसके कुछ समय पहले से ये बात हो रही होगी कि ये एक तरह से एक सेक्सिस्ट प्रोविजन है कि अगर आपका फादर इंडिया का नागरिक है तो आपको इंडिया का नागरिक माना जाएगा, पर अगर आपकी मदर इंडिया की नागरिक है तो आपको नहीं माना जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्या मदर कोई कम नागरिक है क्या? ठीक है, पहले तो देखो यही चलता था, पिता के नाम से ही संतान का नाम चलता था, तो पिता के हिसाब से बता दिया था अगर आपके पिता भारत के नागरिक हैं तो आप भी भारत के नागरिक हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जो चेंज किया गया वो ये किया गया अगर आपकी माँ भी भारत की नागरिक है तो भी आपको भारत का नागरिक बाय डिसेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, दिसंबर 3 2004 के बाद इसमें फिर एक चेंज किया गया कि अगर आप देश के बाहर पैदा हुए हैं, कोई भी आपके माता पिता नागरिक हो चाहे ना हो, अगर आपका जो बर्थ है ये एक इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल के अंदर रजिस्टर नहीं किया जाता है, ठीक है, तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि ये इंडिया का नागरिक हमने इसको बनाया, वरना आप दूसरे देश के नागरिक भी कहला सकते हैं ना। बाद में कभी आपका मूड चेंज हो गया आप आ गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या तो फिर बाद में अगर आप आते हैं कि किसी परिस्थितिवश 1 साल के अंदर हम बर्थ को रजिस्टर नहीं कर पाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस पीरियड के बाद an application for registration of the birth of a minor child to an Indian consulate shall be accompanied by an undertaking in writing। मतलब अगर देखिए कुल मिला के बात यही है कि 1 साल के बाद अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले भी रहे हो तो आपको लिखित में एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि ये बच्चा किसी और देश का पासपोर्ट होल्ड नहीं करता है ना। पूरा गेम यही है कि आपका बच्चा पैदा हुआ किसी और देश में, आप वहां के नागरिक बन गए, फिर आप इंडिया की भी नागरिकता लेने आ रहे हो, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। फिर एक माइनर जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट and is also a citizen of another country shall cease to be a citizen of India if he does not renounce the citizenship or nationality of another country within 6 months of his attaining full age। अब जैसे ही पैदा हुआ, मान लीजिए न्यूजीलैंड का ये अगर रहा प्रोविजन कि वहां जो पैदा होता है ऑटोमेटिकली वहां का नागरिक बन जाता है, तो अब बच्चे का क्या कर सकते हैं, उसके माता पिता भी क्या कर सकते हैं, पैदा होते ही बच्चा वहां का नागरिक बन गया, तो वो इंडिया का नागरिक कैसे बने बाय डिसेंट? इंडिया के लोग तो बोलेंगे कि भाई आप तो वहां के नागरिक हो, 2 नागरिकता नहीं हो सकती। तो ये क्या है कि इंडिया का नागरिक वो बन सकता है अगर बच्चा बोले हम कहाँ पैदा हुए इसमें हमारा कंट्रोल थोड़ी ना है। तो जब आप फुल एज हो जाए, फुल एज मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे 18 ईयर्स की बात हो रही है। ठीक है, 18 ईयर्स का होने के 6 महीने के अंदर ही वो वहां पर दूसरे देश की नागरिकता छोड़ दे और भारत की नागरिकता ले ले, तब तो नागरिक बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है बाय रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एप्लीकेशन पे एक सिटीजन को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हमने बोला ना कि अब जाके रजिस्टर कर लो एज अ सिटीजन, दूसरे देश में पैदा भी हुए हो तो किन कुछ एक ऐसी कैटेगरीज हैं जब रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे? एक इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति है, जो कि इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति है, ठीक है, यानी उसके बाप दादा इंडिया के थे, जो कि 7 साल से इंडिया में रह रहा है और अब एक एप्लीकेशन दिया है फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर दूसरा, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो 7 साल से इंडिया में कैसे रह रहा है अगर नागरिक नहीं है तो? वीजा वगैरह, पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, इस तरह के बेसिस पे रह रहा है। कोई इलीगल माइग्रेंट अगर है जो बॉर्डर कूद के आ गया है और फिर किसी तरह से प्रूव कर रहा है कि देखिए 7 साल से तो हम यहीं हैं, अब तुम हो गए नागरिक, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा कि कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, मान लीजिए एनआरआई जिसको बोलते हैं, जो किसी दूसरे देश में रहता है या किसी भी दूसरे देश में रहता है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेसेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, वहां भी रहता है, तो भी वो यहाँ के रजिस्टर कर सकता है सिटीजन, ये बोल के कि हम तो इंडियन ओरिजिन के ही हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जो किसी सिटीजन ऑफ इंडिया से मैरिड है और 7 साल से इंडिया में रह रहा है, उसके बाद वो एप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है, फिर जो इंडिया के नागरिक हैं उनके माइनर चिल्ड्रन अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी हमने देखा बाय डिसेंट दूसरे देश में पैदा हो गया लेकिन फिर वहां के किसी कॉन्सुलेट में जाके और वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो इंडियन है। ठीक है, कोई इंसान फुल एज का है और कैपेसिटी का है जिसके कि पेरेंट्स इंडिया
के सिटीजन के तौर पे रजिस्टर्ड है, तो जैसा कि बताया फुल एज होने के 6 महीने के अंदर उसको इंडिया में अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो कर सकता है। यहाँ पे कोई फुल एज और कैपेसिटी का इंडियन है जिसके ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, फादर या मदर, पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे और अब इंडिया के बाहर कहीं रह रहे हैं, और अब बाहर रह रहे थे, फिलहाल उन लोग इंडिया आ गए हैं, 12 महीने से इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, मतलब एनआरआई लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे, किसी दूसरे देश में चले गए, यूएस में जॉब वगैरह करते थे, अब वापस आ गए हैं, इंडिया में 12 महीने से रह रहे हैं। ठीक है, तो तब उनकी जो संतान है वो इंडिया की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है वाया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी जो कि रजिस्टर किया है एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर बोलते हैं, 5 साल तक रजिस्टर किया है और जो इंडिया में पिछले 12 महीने से रह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन यानी आपके बाप दादे इंडिया के थे, वो कैसे माना जाएगा? अगर ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, माता या पिता अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे या ऐसी किसी जगह पैदा हुए थे जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बन गया। जैसे सिक्किम के लोग हैं, उनके माता पिता सिक्किम के थे अगर, तो जब वो माता पिता पैदा हुए तो वो सिक्किम के थे, अब वो बाहर चले गए, कहीं चाइना चले गए मान लीजिए एग्जाम्पल, और फिर अब उनका बच्चा आके बोलेगा अब हम कहाँ जाएं, अब हम कहाँ के नागरिक बने? सिक्किम का नागरिक बनने का तो अब कोई रास्ता बचा नहीं है, सिक्किम इंडिया का हिस्सा है, तो हम तो इंडिया का ही हिस्सा बनने आएंगे। और उनको आप बोलोगे पर आपके माता पिता तो इंडियन थे ही नहीं, वो तो सिक्किमीज थे, उस समय तो सिक्किम इंडिया का हिस्सा नहीं था, तो ऐसे तो वो फंस जाएगा, उसके पास इंडियन नागरिक बनने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्किम का, गोवा का, जब वो इंडिया का हिस्सा नहीं थे, दमन दीव, दादरा नगर हवेली वगैरह, पौंडीचेरी वगैरह, तो वो सब भले बाद में इंडिया का हिस्सा बने, पर एक बार वो इंडिया का हिस्सा बन गए तो उसमें जो नागरिक थे उसके माता पिता, तो उनके बच्चे भी इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी कैटेगरीज के जो लोग हैं उनको एक ओथ ऑफ एलिजियंस देना पड़ेगा, एक शपथ लेनी पड़ेगी, यानी एक तरह से शपथ पत्र, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, 50 रुपए का जो स्टैंप पेपर वगैरह होता है उस पर लिख के देना पड़ेगा कि मैं भारत का नागरिक बनूंगा, मैं भारत के संविधान वगैरह के प्रति लॉयल्टी की शपथ लेता हूं। ठीक है, चौथा तरीका बाय नेचुरलाइजेशन, जो विदेशी नेचुरलाइजेशन आपको जब भी दिमाग में आए, आप सोनिया गांधी जी का चेहरा आप अपने दिमाग में ला सकते हो। शी इज अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, शी वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑल्सो। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नेचुरलाइज्ड जो नहीं किसी दूसरे देश का, वो तो जाहिर बात है कि इंडियन नहीं है, देख के समझ में आता है, मतलब इंडियन पैदा नहीं हुई थी, इटालियन पैदा हुई थी, पर उन्होंने राजीव गांधी जी से शादी की, एक भारतीय नागरिक से शादी करके, और 7 साल इंडिया में रह के आप भारत का नागरिक बन सकते हो बाय रजिस्ट्रेशन। हमने देखा पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 4 में क्या है देखते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अप्लाई करेगा तो किसी भी इंसान को एक नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो इलीगल माइग्रेंट नहीं है। ठीक है, अगर उसमें ये क्वालिफिकेशंस हो, क्या क्वालिफिकेशंस हो? कि वो किसी भी दूसरे देश का सिटीजन नहीं है। ठीक है, जहां पे कि इंडिया के सिटीजन को वहां सिटीजन बनने नहीं दिया जाता है। अगर ऐसे किसी देश का सिटीजन है कि हमारे लोग वहां जाएंगे तो वो नागरिक नहीं बनने देंगे, तो उन लोगों के नागरिकों को हम भी यहां नागरिक नहीं बनने देंगे। ठीक है, और अगर वो फिलहाल किसी दूसरे देश का नागरिक है तो उसको बोलना पड़ेगा कि मैं उस देश की नागरिकता छोड़ रहा हूं, अगर मेरा नागरिकता आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो। ये नहीं बोल सकते आप कि पहले छोड़ो फिर यहां आना, वो तो पहले वहां की नागरिकता छोड़ दिया, यहां आया, कुछ बोल के आपने भी नागरिकता नहीं दी, तो कहीं का नागरिक नहीं बचेगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। तो एप्लीकेशन में लिखेगा कि अगर आप मुझे नागरिकता देते हैं तो मैं पिछली नागरिकता अपनी छोड़ दूंगा। ठीक है, तीसरा, या तो वो इंडिया में रह रहा है या ही हैज बीन इन द सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कैसे भी तरीके से पार्टली, या तो वो कर रहा है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, या तो 12 महीने से इंडिया में रह रहा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के वो सर्विस में रहा है। ठीक है, या थोड़ा बहुत कुछ महीने इंडिया में भी रहा है और कुछ महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में भी देश के बाहर रहा है, तो उसको नागरिकता दे देंगे। ये बात यहां क्लियर नहीं की गई है कि देश के बाहर किसी दूसरे देश का नागरिक हमारे देश के सरकार की सर्विस में है, ये सब कैसे हो रहा है ना? ये मुझे लगता है कि कोई जो मतलब जासूस वगैरह होते हैं, ये उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन। वरना आप सोचिए, टर्की में कोई इंसान रहता है, ठीक है, तो वो भारत सरकार की सर्विस में वहां क्या कर रहा है? वहां मतलब एम्बेसी में उसको नौकर रखें या स्टाफ रखें या ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं कि तो फिर वो 12 महीने के अंदर उसको भारत की नागरिकता दी जा रही है। बहुत जल्दी दी नहीं जा रही है,
7 साल किसी और को बोलते हो आप, कोई शादी करके भी यहाँ आ गया है, उसको आप कहते हो कि 7 साल रहो तब तुम्हें अप्लाई करने देंगे। इसको 12 ही महीने में आप दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वही है कि मान लीजिए किसी दूसरे देश में हमारे किसी जासूसी मिशन या डिफेंस वगैरह के लिए उसने मुखबिरी कर दी, ऐसा कुछ कर दिया, अब तो बेचारा वो उस देश में नहीं रह सकता ना, उसको तुरंत यहाँ पर लाके हम यहाँ की नागरिकता दे देंगे। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा किताब में तो लिखा नहीं है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या है कि अब ये जो 12 मंथ्स का जो हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की सर्विस में से, उसके पहले के 14 सालों तक वो या तो भारत में रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में रहा है, या कुछ समय तक भारत में रहा, कुछ समय तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में रहा, टू अ पीरियड्स एग्रीगेटिंग नॉट लेस देन 11 ईयर्स। ये पूरा जो तामझाम है, कम से कम 11 साल तक वो या तो भारत में रहा हो या भारत सरकार की सर्विस में रहा हो। ठीक है, ऑफ ही शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर। अब ये तो कौन जज करेगा किसी कैरेक्टर क्या, मतलब कोई क्रिमिनल कहीं से भाग के आ रहा है अगर, तो उसको हम नागरिकता नहीं देंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है उसमें से किसी एक लैंग्वेज की उसको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। उसमें खैर इंग्लिश भी है, तो वो अगर इंग्लिश की नॉलेज भी होगी तो चल जाएगा, वरना कोई और लैंग्वेज भी हुई तो अगर उसको किसी तरह से नॉलेज हो गई, उसने एक्वायर कर ली, सीख ली, मतलब एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, एकदम फ्लुएंट ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, फिर अगर उसको नेचुरलाइजेशन का, सिटीजनशिप का, नागरिकता का प्रमाण पत्र दे दिया गया तो वो भारत में रहने का इरादा रखता है, और या भारत सरकार की किसी सर्विस को ज्वाइन करने का इरादा रखता है, और किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जिसका कि इंडिया मेंबर है, या किसी सोसाइटी, कंपनी वगैरह जो इंडिया में स्टैब्लिश की गई है उसको ज्वाइन करने का इरादा रखता है। ये माना जा रहा है कोई एक्सपैट्स हैं जैसे अमेरिका वगैरह से इंडिया में नौकरी करने आते हैं, और मान लीजिए जैसे हमें इंडियन लोग अमेरिका में जाते हैं, काफ़ी साल तक काम करते हैं, फिर वहाँ का ग्रीन कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मान रहा है कोई इंडिया में आया, काफ़ी साल तक रहा, मान लो 11 साल तक काम किया यहाँ पे, और अब वो यहाँ की नागरिकता लेना चाह रहा है, तो उसके लिए ये कैटेगरी है। तो यानी वो नागरिकता लेने के बाद भी यहाँ काम करने का इच्छुक है। ठीक है, फिर लेकिन ये बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी कंडीशंस को छोड़ के भी किसी को नागरिकता दे सकती है, अगर उसने कुछ साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस या ह्यूमन प्रोग्रेस वगैरह में कुछ बहुत ही धमाल काम किया है, बहुत बड़ा उसने कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, मतलब ये एक हमने रास्ता छोड़ा है कि दुनिया भर के बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े लेखक हैं, बड़े फिलोसोफर वगैरह हैं, वो अगर भारत के नागरिक बनना चाहें किसी कारण से, तब तो बिल्कुल हम बिल्कुल उनको हमारे देश में इनवाइट करेंगे, वो तो हमारे देश के लिए एसेट कहलाएंगे। ठीक है, तो उन केसेस में भारत सरकार उनको 11 साल रहो, ये करो वो करो वाला कोई उनके ऊपर बंदिश नहीं लगाएगी। ठीक है, पांचवा जो क्राइटेरिया है, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जो हमने बताया सिक्किम, गोवा, दादरा नगर हवेली, ठीक है, दमन दीव वगैरह वाला, उसमें क्या है, अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी इंडिया का हिस्सा बन जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती है कि उस टेरिटरी के कौन से लोग भारत का सिटीजन बनेंगे। जैसे जब गोवा को टेक ओवर किया गया, उसमें जो पुर्तगीज आर्मी, पुलिस, ये सब के लोग रहे होंगे, उनको तो हम अपने देश का नागरिक नहीं बनाएंगे ना। पुर्तगाल के जो लोग रहे होंगे, पुर्तगाली ओरिजिन के लोग जो 2-3 पीढ़ियों से वहां रह रहे थे, उनको तो भारत का नागरिक बनाया गया, वो आज भी वहां रहते हैं, आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब जैसे वहाँ की फौज के लोग हैं, वहाँ की सरकार के लोग हैं, उन्हें तो हमें कहना पड़ेगा कि आप जाइए, है ना, वरना वो पुर्तगाल के लिए पता चला जासूसी कर रहे हैं, वहाँ कुछ इस तरह से आर्म्ड रेजिस्टेंस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कोई एरिया टेक ओवर करेंगे, सरकार बता देगी कि इस इलाके के कौन से लोग हैं जो हमारे सिटीजन बनेंगे। ऑर्डिनरीली सबको हम वहाँ का सिटीजन बनवा लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब पौंडीचेरी का हिस्सा बना, तो भारत का हिस्सा बना, तो सरकार ने एक सिटीजनशिप ऑर्डर 1962 का निकाला, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, अब आसाम अकॉर्ड के तहत जो 1985 में आसाम अकॉर्ड हुआ था, जिसको लेके एनआरसी वगैरह चल रही है, तो उसमें कुछ विशेष प्रोविजन किए गए थे। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एनआरसी को लेके बहुत हल्ला हंगामा हुआ है देश में, इस बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या पॉइंट है देखते हैं कि के आसाम अकॉर्ड के बारे में, कि ऑल पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि आसाम आए थे बिफोर जनवरी 1, 1966 फ्रॉम बांग्लादेश, और जो आसाम में रह रहे हैं एंट्री करने के बाद, वो इंडिया के नागरिक माने जाएंगे फ्रॉम द जनवरी 1, 1966। ठीक है, 1 जनवरी 1966 से पहले आए और वहीं रह रहे हैं, वो नागरिक हैं। ठीक है, फिर एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, फिर एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो जनवरी 1, 1966 के बाद आया, लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले नहीं, फ्रॉम बांग्लादेश, और जो कि आसाम में रह रहा है आने के बाद से, और जिसको कि जो जिसने आके अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं फॉरेनर हूं, और उसने अपने आप को
रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ फॉरेनर। इस तरह का जो रजिस्टर्ड आदमी है उसको सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा फॉर ऑल पर्पसेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज अ फॉरेनर। लेकिन इन 10 सालों में he shall have the same rights and obligations as citizen of India excepting the right to vote। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो 1966 के बाद आया पर 25 मार्च 1972 के पहले आ गया बांग्लादेश से, ठीक है, उसको पकड़ के बता दिया गया कि ये फॉरेनर है, ठीक है, उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब उसको डिटेक्ट किया गया उसके 10 साल बाद से उसको भारत का पूरा नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है, 10 साल तक रहा वो तो नागरिक मान लिया जाएगा। पर इस 10 साल के दौरान वोट देने का राइट छोड़ के बाकी देश के हर नागरिक का हर राइट उसके पास रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये एमसीक्यू में यही पॉइंट आपसे पूछेगा। अब सिटीजनशिप जा कैसे सकती है, 3 तरीके बताए गए हैं। रिनंसिएशन, खुद ही छोड़ दे, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन, ठीक है, उसकी खत्म हो जाए और उससे छीन ली जाए। ये 3 तरीके से किसी की नागरिकता जा सकती है। रिनंसिएशन से कैसे, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज कैपेसिटी वो एक डिक्लेयर कर सकता है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं, ठीक है। क्यों छोड़ रहा है, जाहिर बात है वो किसी और देश का नागरिक बनने जा रहा है, ठीक है। इस तरह का डिक्लेरेशन जब रजिस्टर हो जाएगा तब वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। हाउएवर, ऐसा अगर डिक्लेरेशन एक वॉर के दौरान किया जाता है, जब इंडिया वॉर लड़ रही है, तो इस डिक्लेरेशन का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानेगी। मान लीजिए इंडिया और चाइना का वॉर हो रहा है, ठीक है, और इस बीच वॉर के दौरान कोई इंसान डिक्लेयर कर दे कि नहीं मैं अब इंडिया का नागरिक नहीं हूं, तो इसलिए अब ये जो इंडिया के सारे कानून है कि देश के साथ आपको विश्वासघात नहीं करना है, गद्दारी नहीं करनी है, चाइना का सपोर्ट नहीं करना है, ये सारे कानून हम पे लागू नहीं होते हैं, क्योंकि हम तो अब इंडिया के नागरिक नहीं है, अब तो हम चाइना के नागरिक बन रहे हैं। नहीं तो ऐसा बीच वॉर में आप नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, तो सरकार आपका ये डिक्लेरेशन अभी नहीं मानेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक पर्सन जब इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करेगा तो उस पर्सन के जितने भी माइनर बच्चे होंगे, 18 साल से नीचे के बच्चे होंगे, तो वो भी अपने आप सिटीजनशिप खो देंगे। हाँ, जब वो 18 के हो जाएंगे तब वो इंडिया की सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकते हैं, जिसका हमने बताया भाई रजिस्ट्रेशन फुल एज का होने के 6 महीने के अंदर वो इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। तो भाई रिनंसिएशन ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भाई टर्मिनेशन। कोई भी इंडियन सिटीजन जब वॉलंटरीली यानी कॉन्शियसली, नोइंगली और बिना किसी धमकी, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह के, ठीक है, बिना किसी मजबूरी के अगर सिटीजनशिप अक्वायर करता है किसी दूसरे देश की, तो अपने आप उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये भी वॉर के दौरान नहीं लागू होती है ये बात। तीसरा है बाय डेप्रीवेशन, किसी से छीन ली जाए अगर सिटीजनशिप, ठीक है, तो वो कैसे होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये सारे काम सिटीजनशिप से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का अभी तक आपने कोई रोल सुना? कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिटीजनशिप ही एकमात्र सिटीजनशिप यूनियन ऑफ इंडिया की सिटीजनशिप चलती है। यहाँ राज्यों के अलग से कोई सिटीजनशिप है नहीं, तो राज्य सरकारों का इसके बारे में कोई बोलना भी नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की सिटीजनशिप छीन ले सकती है किन केसेस में, अगर या तो उसने कुछ फ्रॉड करके सिटीजनशिप ली हो, उसने बोल दिया हो मैं किसी और देश का नागरिक नहीं हूं पर वो था, अगर हमें पता चला तो हम उसकी नागरिकता रद्द कर देंगे, ठीक है। या उसने भारत के संविधान की तरफ डिसलॉयल्टी दिखाई हो। अब इसको तो डिफाइन नहीं किया इसका क्या मतलब है, तो इसको भी, लेकिन इस केस में भी उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। अगर वॉर के दौरान किसी दूसरे, हमारा जिस एनिमी जिसके साथ वॉर चल रही है उसके साथ अनलॉफुली ट्रेड या कम्युनिकेट किया गया है, तो जो सिटीजन है उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अगर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर किसी और देश में वो 2 साल के लिए उसको जेल में रहा, और ठीक है, या तो वो सिटीजन जो है वो इंडिया के बाहर 7 साल तक कंटिन्यूसली रह रहा है। इसमें पॉइंट नंबर 4 कुछ क्लैरिफाई करेगा। या तो वो पढ़ाई कर रहा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस में है, या एक इंडियन कॉन्सुलेट में जाके हर साल जाके रजिस्टर करता है कि नहीं हम इंडिया के सिटीजन रहना चाहते हैं, तब तो उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, ठीक है। या तो 7 साल से बाहर रह रहा है, इंडिया आया ही नहीं, और ऐसा जाके उसने कॉन्सुलेट में कुछ डिक्लेयर भी नहीं किया,
तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप की जो बात हमने की कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और एक ड्यूअल पॉलिटी एनविजन करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन सिटीजनशिप सिंगल है। इंडिया के जो सिटीजन है उनकी वफादारी सिर्फ एक यूनियन गवर्नमेंट की तरफ है, अलग से कोई स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। जैसे दूसरे फेडरल स्टेट्स हैं, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे डबल सिटीजनशिप होती है। यूएसए में हर आदमी किसी एक राज्य का भी सिटीजन होता है। ठीक है। तो दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी वहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के जो राइट्स होते हैं उनको एंजॉय करता है। लेकिन ये इंडिया जैसे देश में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, है ना। वैसे ही कम डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक राज्य के आदमी दूसरे राज्य में जाके वैसे ही कम डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करता है। अगर उसको कानूनी जामा भी पहना दिया गया तब तो फिर तो हो चुका, फिर तो देश की एकता ही खत्म हो जाएगी। ये संविधान निर्माताओं को पता थी ये बात, इसलिए उन्होंने इस तरह का नहीं किया। ठीक है। तो स्टेट बोलेगा कि हमारे राज्य के लोग ही सरकार में आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, इसीलिए ये बात ही हटा दी गई है। हालांकि आजकल आप न्यूज़ में पढ़ेंगे कि लेबर वगैरह की जॉब में एमपी गवर्नमेंट ने और किसने किसने ऐसे कानून बनाए हैं कि सिर्फ हमारे राज्य के लोग ही काम कर सकते हैं। इस तरह के कानूनों को सुप्रीम कोर्ट क्वॉश कर देगा, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली बोल रहा है कि हम नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ हो। कोई कहीं भी पैदा हो इंडिया में, वो पूरे देश का नागरिक है। ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन क्या है? पार्लियामेंट आर्टिकल 16 जो बता रहा था कि सब बराबर है, कोई कहीं भी जा सकता है वगैरह, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर एरिया बता सकते हैं, या कुछ सर्टन एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट या लोकल अथॉरिटी के लिए कुछ ऐसा बता सकते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में जनरली स्टेट गवर्नमेंट में जो काम, स्टेट के जो डोमिसाइल है उन्हीं लोगों को काम मिलता है, ऐसा कुछ विशेष परिस्थिति में बताया जाता है। तो पार्लियामेंट ने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957 बनाया है। ठीक है। तो उसके बाद इस एक्ट के जरिए क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन देने का ऑथोराइज किया। आप दे सकते हो ओनली फॉर अपॉइंटमेंट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट, यानी आईएएस आईपीएस इस तरह की जो सेंट्रल सर्विसेज क्लास ए ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह पे आप वहीं के नागरिक हैं तो नौकरी मिलेगी वाला क्लॉज कहाँ दिया गया है? आंध्रा में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर और त्रिपुरा में। ठीक है। अब ये एक्ट तो एक्सपायर हो गया 1974 में, तो अब सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये प्रोविजन है। ठीक है। ओरिजिनली आंध्रा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में था, तो लेकिन हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा में ये 1974 में एक्सपायर हो गया। अब सिर्फ आंध्रा में है और आंध्रा और तेलंगाना में है। ठीक है। अंडर आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है कि सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस। ठीक है। यानी आप कहाँ पैदा हुए हैं इसके बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन आप कहाँ रहते हैं इसके बेसिस पे नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला गया है। तो जो स्टेट है वो कहीं रहने वाले लोग जो अपने रेसिडेंट हैं उन लोगों को विशेष बेनिफिट दे सकता है। ठीक है। जैसे कोई किसी राज्य के नागरिक हैं तो राज्य उनको फीस में कुछ कंसेशन दे सकता है। ठीक है। आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस। ये तो सबको मुंह जबानी याद होना ही चाहिए, बोलने की बात नहीं है। तो इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह के इलाके होते हैं, वहां पे कोई भी जाके रहना चालू नहीं कर सकता है। वो नहीं कह सकता घरे हम तो कहीं भी रह सकते हैं इंडिया में, आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता नहीं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह कुछ ऐसे हैं। ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह का जो एरिया होता है वहां पर कोई भी जाके नहीं रह सकता है। ये उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। दो 2019 तक जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो था उसको एम्पावर किया गया था कि वो डिफाइन करे उस स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट्स कौन होंगे, और उनके ऊपर कोई भी स्पेशल राइट अगर उसको देने हों तो वो दे सकता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट और उस राज्य में प्रॉपर्टी खरीदना, राज्य में बस जाना और स्कॉलरशिप वगैरह वाली बात। ठीक है। ये सारे जो प्रोविजन थे ये आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड थे। ये आर्टिकल संविधान सभा के द्वारा नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, इसके जरिए इंसर्ट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई मैंने, ये बिल्कुल एग्जाम में आ ही सकता है। ये ऑर्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू किया था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
जो कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। 2019 में स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया, कैसे? अगेन बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, जो कनाडा के जैसे है, इसने सिंगल सिटीजनशिप इंट्रोड्यूस किया है और यूनिफॉर्म राइट दिए हैं एक्सेप्ट अ फ्यू केसेस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी। समझ में आ रहा है सबको कि एक भाईचारा रहे, एक देश में एक तरह की नागरिकता रहे, सब एक तरह से मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब इसमें ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई वाली जो बात है वो देखते हैं। 2000 सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमिटी बनाई ऑन द इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, कि भारत के जो लोग बाहर रहते हैं उनको भारत का डायस्पोरा कहा जाता है। तो ये बोल रहे थे कि इनको स्टडी करो और उनके साथ एक कैसा कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप रहे हमारे डायस्पोरा के साथ, उसके लिए आप कुछ रिकमेंडेशंस दीजिए। कमिटी ने जनवरी 2002 में रिकमेंडेशंस दी। इसने बताया कि सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड कर दो और एक तरह की ड्यूअल सिटीजनशिप का ऑप्शन दो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को, जो कि कुछ देशों में रहते हैं। ऐसे कुछ, मतलब हर व्यक्ति को नहीं, जो हमारा इंडियन ओरिजिन का आदमी देश के बाहर रह रहा है उसको नहीं, पर कुछ विशेष देशों में हम ऐसी दे सकते हैं फैसिलिटी। तो इसके अगले साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 बनाया गया, जिसमें कि एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दिया गया बाय द पीआईओज। 16 देशों के नाम लिए गए अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, इसने क्या किया कि जितने प्रोविजन थे कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के, उसको इस एक्ट से हटा दिया। 2003 के एक्ट में काम किया गया। ये लेटर 2005 में एक और अमेंडमेंट किया गया, जो ओसीआई मतलब कोई भी इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति किसी दूसरे देश में रहता है तो वो भारत का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा नागरिक है पर दूसरे देश में रहता है, ऐसा स्टेटस ले सकता है एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, हाँ, कब तक? जब तक उनके देश में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ की जा रही हो। अब उनका देश अलाउ ही नहीं करता है, आप यहां उनको दूसरा सिटीजनशिप दे रहे हो, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो और ये भी नोट करने की बात है कि ओसीआई एक्चुअली ड्यूअल सिटीजनशिप है नहीं, क्योंकि भारत का संविधान बाकायदा ड्यूअल सिटीजनशिप और ड्यूअल नेशनैलिटी को फॉरबिड करता है वाया आर्टिकल 9। पॉइंट याद रखने की है। ठीक है, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 हुआ। उसने ओसीआई का जो प्रोविजन था उसको अमेंड कर दिया। इसने नया स्कीम लॉन्च किया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। उसमें पहले पीआईओ कार्ड होता था, एक ओसीआई कार्ड होता था। पीआईओ ओसीआई के राइट्स अलग अलग होते थे, वो पूरा कंफ्यूजन हटा दिया, मर्ज कर दिया, बोला ओसीआई कार्ड होल्डर होता है। ठीक है, जो पीआईओ कार्ड स्कीम थी वो 19 अगस्त 2002 को लॉन्च की गई थी। उसके बाद ओसीआई कार्ड स्कीम दिसंबर 2005 को लॉन्च की गई थी। पहले पीआईओ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई, उसके बाद ओसीआई कार्ड स्कीम लॉन्च की गई। ये अगर किसी के दिमाग में आ गया, आपसे पूछ लेगा पहले क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, जो पैरेलली चल रहे थे, जबकि ओसीआई कार्ड स्कीम जो थी वो ज्यादा पॉपुलर थी, इसमें ज्यादा राइट्स थे। ठीक है, तो बिना मतलब एप्लीकेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा था, तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से इनको एक ही सिंगल स्कीम में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, 2015 में। अब देखते हैं ओसीआई की तरह के तौर पे आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। कोई अगर आके अप्लाई करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देगी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का दर्जा, अगर वो फुल एज और कैपेसिटी का होना चाहिए। पहले तो कैपेसिटी मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरा स्वस्थ होना चाहिए, है ना, और वो उसकी 18 साल यानी एडल्ट एज होनी चाहिए, जो कि किसी दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद कभी तो भारत का नागरिक था। तो ये एनआरआई है जो किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, या किसी दूसरे देश का नागरिक है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद से वो हमारे देश का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल था, यानी भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति है, उसके माता पिता अनडिवाइडेड इंडिया के सिटीजन थे वगैरह वगैरह, पर वो दूसरे देश में रहता था, पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़ के कहीं और, इंग्लैंड में, फिजी में, मान लीजिए वेस्ट इंडीज वगैरह में, तो लेकिन वो उस समय नहीं आया यहाँ पे, तो अब वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है। या तो जो किसी और देश का नागरिक है राइट नाउ, लेकिन एक ऐसी टेरिटरी का नागरिक था जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गई, जो कि हमने बताया सिक्किम का नागरिक था मान लीजिए, फिर वो इंग्लैंड चले गया, बाद में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया, तो उसको हम ओसीआई कार्ड होल्डर का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, या तो इस तरह के किसी व्यक्ति जिनकी हमने बात की, ऐसे किसी लोग के वो ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, या तो जो इस तरह के किसी लोग का माइनर चाइल्ड है। ठीक है, या एक माइनर चाइल्ड है और उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हैं।
इस तरह के लोग मतलब या तो नागरिक नहीं बनना चाहते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर रहना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई इंडियन बहुत फाइट मार के अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल गया है उसको, अब वो अपने बच्चे को भारत का नागरिक थोड़े बनाएगा, वो लोग तो बन गए अमेरिका के नागरिक, वो वहीं रहेंगे। पर जब इंडिया आएंगे बार बार उसके बच्चे के लिए क्या इंडिया का वीजा लेना पड़ेगा, ये वो ऐसा नहीं, तो ओसीआई कार्ड की उसको दे देंगे फैसिलिटी, ओसीआई कार्ड होल्डर बना देंगे। ठीक है, या कोई इंडियन सिटीजन का फॉरेन ओरिजिन का कोई स्पाउस है, ठीक है, तो उसके लिए भी 2 साल के अंदर अगर वो आके अप्लाई करते हैं तो ओसीआई कार्ड होल्डर दिया जा सकता है। फिर जो भी कभी या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं या रहे हैं पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक, तो उनको ये सब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डेट बता सकती है कि जो एग्जिस्टिंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर, पीआईओ कार्ड होल्डर जो है वो ओसीआई कार्ड होल्डर माने जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद किसी भी इस तरह का कोई भी सिचुएशन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी फैसला ले सकती है किसी को ओसीआई कार्ड देने के लिए। ठीक है, क्या राइट्स होंगे उनके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्पेसिफाई करेगी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए वो राइट्स उनके होंगे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर किस राइट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वाली जो बात है सरकारी नौकरी के लिए उसमें नहीं आएंगे। वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकते, वोटर के तौर पे रजिस्टर नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकते, स्टेट असेंबली वगैरह का मेंबर नहीं बन सकते, वो पब्लिक सर्विसेज आईएएस आईपीएस और जितनी बाकी सर्विसेज हैं उनका मेंबर नहीं बन सकते, या जिस भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपॉइंटमेंट होती है उसका मेंबर नहीं बन सकते, एक्सेप्ट अगर ऐसे किसी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देती है तो उसका मेंबर बनेंगे। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर वाला अगर आप छोड़ना चाहते हो ओसीआई कार्ड तो कैसे होगा, वो बस आपको गवर्नमेंट को आके एक फॉर्म भर के डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई आदमी अगर ओसीआई कार्ड छोड़ देता है तो उसकी स्पाउस या उसके बच्चे, माइनर बच्चे जो थे वो भी उसके साथ में जो ओसीआई कार्ड होल्डर का दर्जा मिला था उनका भी चले जाएगा। ठीक है, किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे किया जा सकता है एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है अगर फ्रॉड वगैरह से लिया गया हो, या भारत के संविधान की तरफ वो डिसअफेक्शन दिखाए, या किसी वॉर वगैरह के समय एनिमी की हेल्प करे। ठीक है, या ओसीआई कार्ड होल्डर बनने के 5 साल के अंदर किसी दूसरे देश में 2 साल की जेल हो जाए, 2 साल या उससे ज्यादा की। ठीक है, या अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए, दूसरे देशों के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस के लिए, या जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऐसा करना जरूरी हुआ तो उससे हम ओसीआई कार्ड होल्डर का स्टेटस वापस ले सकते हैं। ठीक है, या तो जैसे कोई शादी करके ओसीआई कार्ड होल्डर बना है, फिर उसने जाके डिवोर्स ले लिया या डिवोर्स बिना लिए किसी और से शादी कर ली, तो वो वहां पर ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसका यहां पर सरकार रिजेक्ट कर देगी।